हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम बेसिक्स केमिस्ट्री का बेसिक्स लेकर आए हैं और एक बेसिक्स चैप्टर आपको गिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, हम जिस दिन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, हम आज से भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, कुछ बेसिक्स टर्म्स होते हैं या फिर बेसिक्स के साथ टॉपिक्स होता है जो समझ में नहीं आता है, तो उसको हम पहले कर लेते हैं, फिर हम वापस से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बेसिक्स करने वाले हैं। आप कलम कॉपी लेकर साथ बैठ जाइए और देखिए, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे और आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर मेन करेंगे तो मज़ा उसका अलग आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं बेसिक्स केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए हम बेसिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एक तरह से एक चैप्टर आपको हम केमिस्ट्री में गिफ्ट कर रहे हैं, जिसको आप बेसिक्स चैप्टर ही बोलो। ठीक है, जिसमें आप बेसिक्स के बारे में स्टडी करते हो, बेसिक्स केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, बेसिक्स केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करोगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि बेसिक्स केमिस्ट्री आज जिसे हम क्या करने वाले हैं उसको हम स्टडी करते हैं। देखो, आज जो बेसिक्स हम करने वाले हैं ना, वो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता ना, तो बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है। लाइक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने नहीं आता है, आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता क्या है, तो आगे चल के दिक्कत होगा। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो क्यों ना बना दूँ, जिससे बच्चों को क्या हो जाए, आसान हो जाए, आगे पढ़ने में, आगे समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़रा इसको आप अगर इसको तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ज़रा समझिए, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी जब आप इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हो ना, डेकोरेट करते हो, सजाते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन को अरेंज कहाँ करेंगे, कैसे करते हैं, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एटम की तरफ बढ़ते हैं। आपने एटम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो एटम की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एटम क्या है, तो जरा सा इस चीज़ को समझ लो। एलिमेंट जिस छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, उस छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम होता है। मतलब एलिमेंट जिनके मिलने से बना होता है वो क्या होता है? एटम। ठीक है, अब जरा सा समझिए, एटम जो कि है मेनली, एटम जो है इसके बारे में और स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझते हैं कि एटम से मेनली जो होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल के मिलने से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो, मतलब एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिलेंगे, मतलब निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और चार्जलेस। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। तो जरा सा अब हम एटम के अगर स्ट्रक्चर को समझ लें ना, तो हम ये आसानी से कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को अरेंज किस तरह कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जरा समझिए, एटम का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, देखो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके ठीक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम के ठीक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इसके चारों तरफ, इसके राउंड सर्कुलर पाथ होता है। जरा समझिए इस चीज़ को, सर्कुलर पाथ होता है। अब इसको गौर करोगे, ये जो हमने बनाया वो एटम का स्ट्रक्चर है, और एटम के ठीक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज दिख रहा है? पॉजिटिव। मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज ये शो करता है। तो याद रखोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे किसी एटम के अंदर? बिल्कुल सेंटर में, यानी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस बाहर जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है इस पे होता है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का नाम होता है सेल या फिर ऑर्बिट। क्या नाम होता है बच्चों? सेल या फिर ऑर्बिट। ठीक है, और इस सेल ऑर्बिट पे कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इसी सेल या फिर ऑर्बिट में होगा। देखो, अब इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेल पे होगा, बाहर कहीं घूम रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल के अंदर भी एक छोटा छोटा कमरा होता है। ठीक है, जिसको हम सबसेल बोलते हैं, सबसेल। और इस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा सा आपको समझ में आया
कि इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कहाँ करने वाले हैं, दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ सेल, यानी सेल के हम सब सेल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, अरेंज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी आप बोलते हो कि दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कहाँ करने वाले हैं, सब सेल के सब सेल में। क्लियर। अब देखो सबसे खास बात है, ये देखो जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये आपका सर्कुलर पाथ, ये फर्स्ट दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फिर इसको हम के भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, और फिर एम बोलते हैं। आगे जाओगे तो एन हो जाएगा और ये फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। तो देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है, जिसको सबसेल आप बोलते हो। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही सबसेल होता है, और इस सबसेल का जो नाम होता है बच्चों, इस सबसेल को हम एस सबसेल कहते हैं। इस कमरा का नाम क्या है, इस कमरा का नाम है एस सबसेल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, एस सबसेल। ठीक है, एस सबसेल बोलते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर दो कमरा होता है, जरा समझिए। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर दो कमरा होता है, एक कमरा का नाम होता है एस और दूसरे नाम होता है सबसेल। इसको आप एस सबसेल बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, पी सबसेल। ठीक है, जो थर्ड सेल होता है, थर्ड सेल के अंदर तीन कमरा होता है, मतलब तीन सबसेल होते हैं। ठीक है, इसको तीन सबसेल होते हैं, तो इसको एक को आप एस बोलते हो, दूसरे को आप पी बोलते हो और तीसरे को डी बोलते हो। क्लियर, आपको तो ये समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने वाला है, यही एस पी डी में। ठीक है, तो अब हमको ये पता करना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी में कितने रहते हैं और फिर डी में कितने रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर देते हैं कि देखो अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप एस सबसेल में नहीं रख सकते हो। यानी एस वाला जो सबसेल है, कमरा है, उसमें दो से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल, अगर हम पी सबसेल की बात करते हैं तो उसमें आप 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। अगर आप डी की बात कर रहे हो तो डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। और उसके बाद अगर बात करते हो एफ की, तो एफ में आप 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये याद रखना, अगर ये याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में कितने जाएंगे, डी में कितने जाएंगे और एफ में कितने जाएंगे। क्लियर। चलो, और एक और चीज़, ये तो हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में कितने होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन है, सिर्फ एस, और एस में कितने जाते हैं, 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड में कितने, देखो एस है, पी है, एस 2 रखेगा, पी 6 रखेगा, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 8। तो इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा ये बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो, और थर्ड ऑर्बिट में आप 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हो। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ये कंडीशंस है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखोगे तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरत है, उस समय बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो, जबकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर कि सबसेल या फिर सेल का ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा। समझिए, तो जो ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का, वो होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम ये फर्स्ट ऑर्बिट में देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट 1, और इसमें कौन सा कमरा है, एस, तो इसको लिखेंगे 1s। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद तब 2s में जाएगा, 2s में फिर 2p में, तो 2s में फिर 2p में, फिर 3s में, और फिर 3p में, और तब जाता है बच्चों 4s में, तब जाता है 3d में। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऑर्डर पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के। अब थोड़ा सा देखो बच्चों, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा हो, सर आपने 3p के बाद 3d क्यों नहीं लिखा, 4s क्यों लिख दिया। तो इसको हम ये ऐसा ऑर्डर आप अभी याद रखो। ठीक है, हम इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, या फिर अगर इस तरह समझ लो कि जिसका एनर्जी मिनिमम होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है, तो एनर्जी मिनिमम 4s का होता है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन
इसमें जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो गया, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जैसे मान लो हमें किसी, अब आप तो जानते हो जैसे मान लो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो सबसे खास बात, अगर मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11? से समथिंग। हाँ देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे हम छोटा सा एक ये बना दो थोड़ा सा बॉक्स टाइप, और यहाँ पे आपको समझा दो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर जरा समझो, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में बताता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। समझिए इस चीज़ को हम क्या कहना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ सबसे खास बात क्या है, इसका मतलब है कि एटम के अंदर जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, मतलब इसीलिए एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एटम को न्यूट्रल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं, वही तो इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। क्लियर? ठीक है। और आपको पता है, अगर मान लो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन का जगह कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर, और 11 इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू में घूम रहे होंगे। क्लियर? चलो एक और चीज़ बता देते हैं, जो भी एटम का जो एटॉमिक नंबर जिसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होंगे। और कहाँ पे फिक्स होंगे? एट ये आपका न्यूक्लियस के अंदर। वो कभी कम या फिर ज़्यादा नहीं हो सकते, ये कभी घटते नहीं। वो नहीं कि वो प्रोटॉन में निकाल कर एक दे दिया। प्रोटॉन बिल्कुल फिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जब भी ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन बिल्कुल फिक्स होता है। क्लियर है? चलो अब देखो, मान लो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसके एटॉमिक हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किसको दोगे? पहले आप देखो ऑर्डर याद करो, 1s एस वाला देखो, पहले आप 1s को दोगे, है ना, ध्यान देना। आप पहले इलेक्ट्रॉन 1s के दोगे, 1s के दोगे, और देखो ये एस वाला घर है, और एस वाले सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो वेरी गुड, 1s2। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2s। ये भी देखो, ये भी सेकंड एस वाला घर है, इसमें 2s2। उसके बाद 2p, देखो p वाला सेल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 4 हमने अरेंज कर दिए, कितने बच्चे भी? 7। इसमें 6 तो जा सकते हैं ना। उसके बाद किस में जाएंगे? 3s1। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। क्लियर? इसी को बोलते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से आपको बहुत सारा चीज़ पता चल जाता है, जैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, चार्ज और उसका नेचर। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। मतलब हमने ये बताया कि आपको क्या क्या मालूम चलने वाला है। आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से या फिर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से सबसे पहले आपको ये मालूम चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके बाद मालूम चलेगा कि वैलेंसी क्या है, उसके बाद मालूम चलेगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद मालूम चलेगा चार्ज क्या है उसके ऊपर, और ये मालूम चलेगा कि उस एलिमेंट का नेचर कैसा है, मतलब वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख दिया, तो क्या इसके लिखने से ये सब चीज़ मालूम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को समझिए। देखो ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, ये क्या है? थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? आप याद रखोगे, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में होता है उसी को आप बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है?
वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। जनरल में हम इसको डिफाइन करना चाहें, किसी भी एटम को जो वैलेंसी है वो क्या बताता है आपको ये बताता है कि उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। मतलब किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है ना, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर। चलो अब देखो, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज क्रिएट होगा या फिर नहीं होगा, ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करो और फिर हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, जगह बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड वगैरह इधर हो गया था। चलिए हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो, देख लो थोड़ा सा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे, और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंसी। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो वैलेंसी क्या है, जरा सा गौर करो। आपने क्लास 9th या 10th में एक रूल है, ऑक्टेट रूल, आपको 11th में पढ़ना है। इस रूल का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि सभी जो भी एलिमेंट्स है ना, सब ये स्टेबल होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। अगर हमसे पूछे कोई एटम किसी दूसरे एटम से रिएक्शन क्यों करता है, ताकि वो इसलिए करता है कि वो स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल रहता तो वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता। स्टेबल होने का कंडीशन क्या है, तो ये रूल कहता है कि सभी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी एटम के लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल कहलाएगा और वो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या फिर एक्सेप्ट करके। क्लियर। चलो जरा सोडियम को गौर करो। सोडियम का लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, यानी सोडियम अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा। अब स्टेबल होने के लिए इसको कितनी और चाहिए, 7 और चाहिए। एक ही है इसके पास लास्ट वाले सेल में, 7 और चाहिए। याद रखो, कोई भी एटम किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, तो 4 से ज़्यादा ना देता है ना ही लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को नहीं डोनेट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसको तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अब इस कंडीशन में सोडियम क्या करेगा, देखो सोडियम के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8, 1। अब देखो सोडियम को स्टेबल होना है, क्या करेगा। अब सोडियम सोचेगा कि मुझे तो कोई साथ देगा नहीं, तो क्यों हम ना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो हमारे लास्ट वाले सेल में कितने बच जाएंगे, 8। तो सोडियम यहाँ से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, तो जो एटम, कोई भी एटम और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 पॉजिटिव है। ऐसा क्या है भाई, क्योंकि देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर पहले कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन थे इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए उसका चार्ज शो करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसलिए 1 प्लस। ठीक है, अब देखो तो ये वैलेंसी जो चार्ज क्रिएट हुआ ना इसके ऊपर, इसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। इसका वैलेंसी कितना हुआ, सोडियम का 1 हो गया। और ये क्या बताता है, यानी सोडियम अगर किसी के साथ कंबाइंड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड बना के कंबाइंड होगा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। क्लियर है। चार्ज कोर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन होता है कि एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो कितना, 1, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। तो इसी को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आया। चलो चार्ज क्या, देखो चार्ज क्या है इसके ऊपर, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वो मेटल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा होगा, मेटल। ठीक है, देखो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा, उसका 5 प्रॉपर्टी हमने फाइंड कर लिया।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान समझोगे। इसके लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा ये पता होना चाहिए, और कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह से कर सकते हो। याद रखो हमने बोला ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए, और हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो इसको डुप्लेट रूल फॉलो करता है हाइड्रोजन। ये सारे जो बच जाते हैं सारे 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। बहुत बेसिक सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बेसिक्स वीडियो बनाऊंगा, आज इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, ठीक है। आपको कुछ वर्क देता हूँ, आप वर्क कर लेना। जैसे मान लो आप कुछ वर्क दे देता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे और ये 5 चीज़ लिख कर मैं फिर से लिख कर रखोगे, ठीक है। चलो वर्क ले लो। मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक 12, कैल्शियम 20, क्रोमियम 24, कॉपर 29, और उसके बाद एल्युमिनियम 13, और ले लो सिलिकॉन 14, नाइट्रोजन 7। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, चार्ज वगैरह वगैरह जो भी है सब लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम क्रोमियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसको फिर इस पर ध्यान से पढ़िए। फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ऑल द बेस्ट।